नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं गुरुग्राम में और हम इस समय हैं ऑन्को एक्सपर्ट क्लिनिक में और मेरे साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर गौरव दीक्षित को। डॉक्टर गौरव दीक्षित हेड हैं हेमेटो ऑन्कोलॉजी के आर्टेमिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। डॉक्टर गौरव, बीएमटी की बात आती है, जब भी ब्लड कैंसर का अगर ट्रीटमेंट में जाते हैं तो कुछ पेशेंट्स पे बीएमटी की ज़रूरत होती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो बीएमटी होता है ये बेसिकली किस तरह का प्रोसीजर है? विशाल जी, जो बोन मैरो क्या है हम पहले ये समझते हैं। सो बोन मैरो इज़ ए टिश्यू इनसाइड आवर बोन्स। एक हमारे हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ होता है जिससे कि सारा का सारा खून बनता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द डिजीज्ड मैरो। मतलब जो डिजीज़ या बीमारी से, जैसे कैंसर से पीड़ित बोन मैरो है, उसको रिप्लेस करने के प्रोसीजर को हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। यह एक बहुत ही कारगर उपाय है ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट का और कुछ अन्य ब्लड की बीमारियों का, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल और एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसको हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। सर, जनरली लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा प्रोसीजर होगा, पेनफुल होगा, तो थोड़ा सा किस तरह का होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग 5 स्टेप्स में करते हैं ब्रॉडली अगर हम बात करेंगे। और फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन में पेशेंट को या डोनर को हम लोग कुछ दिन इंजेक्शंस देते हैं और उनके अच्छे कीटाणु और अच्छे सेल्स ब्लड में लेकर आते हैं। इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। मोबिलाइज करने के बाद हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब जैसे हमने देखा होगा कि हम लोग खेती करते हैं, उसको भी हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन द सेम वे जो अच्छे सेल्स, अच्छे कीटाणु हमारे ब्लड में आते हैं, उनको हम लोग एक मशीन की हेल्प से उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग में हम लोग हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे कि जो बोन मैरो में डिजीज़ है वो सारी जो है हमारी बोन मैरो साफ हो जाती है और डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। परंतु प्रॉब्लम क्या होता है कि इतनी हाई डोज कीमोथेरेपी देने से जो अच्छे सेल्स और बैड सेल्स सब मर जाते हैं। तो फिर हम लोग नए सेल्स जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं पहले हार्वेस्टिंग के बाद, उसको दोबारा से शरीर के अंदर डालते हैं। इसको फोर्थ स्टेप या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग स्टेम सेल्स को वापस पेशेंट के अंदर डालते हैं और उसके बाद फिर कुछ दिन पेशेंट्स को रिकवरी में लगते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर में। तो ये एक संक्षेप में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस रहता है। मैंने सुना है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो 2 तरीके के होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ब्रॉडली 2 तरीके के होते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। एक तो होता है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। इसमें कि हम लोग पेशेंट के अपने स्टेम सेल्स यूज़ करते हैं। मतलब पेशेंट हिमसेल्फ इज़ द डोनर, पेशेंट हिमसेल्फ इज़ द रेसिपिएंट। उसमें हम लोग पेशेंट के अपने स्टेम सेल्स यूज़ करते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। सेकेंड जो ट्रांसप्लांट का टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। इसमें एक डोनर की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी प्रकार का होता है, जैसे कि फुल मैच ट्रांसप्लांट, हाफ मैच ट्रांसप्लांट, अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। तो ये 2 तरीके के ट्रांसप्लांट होते हैं। ऑटोलॉगस जिसमें पेशेंट के खुद के सेल्स यूज़ होते हैं, एलोजेनिक जिसमें कि हम लोग पेशेंट के से डोनर के सेल्स लगाते हैं। और इन दोनों के ट्रांसप्लांट की अलग अलग इंडिकेशंस हैं। जैसे मल्टीपल माइलोमा या लिम्फोमा नाम की बीमारियाँ होती हैं, ब्लड कैंसर होते हैं, उसमें सिर्फ हम लोग ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट करते हैं। वही अगर AML, ल्यूकीमियाज या थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें हमें एलोजेनिक ट्रांसप्लांट को यूज़ करना पड़ता है। सर, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात आती है, बीएमटी की जब बात आती है, तो एक बहुत जिक्र आता है HLA मैचिंग। वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है और दूसरा वो किस तरह के ट्रांसप्लांट में यूज़ होता है? मतलब दोनों तरीके के ट्रांसप्लांट में उसका इस्तेमाल होता है? विशाल जी, HLA मैचिंग का जो मेन यूज़ होता है वो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में होता है। और HLA क्या है? HLA इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, अपने माताजी और पिताजी से हम लोग लेते हैं। और ये प्रोटीन हमारे शरीर के हर एक जो सेल्स पे पाए जाते हैं। जितना अच्छा मैच होता है उतना ही अच्छा जो पेशेंट होता है वो डोनर के सेल्स को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उनको वो फ़ौरन नहीं मानता। उसको लगता है पेशेंट को कि हमारे खुद के कीटाणु हैं। तो अगर फुल मैच होता है तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट है वो सारा उसका एक्सेप्ट करेगा और उसको रिजेक्ट के चांस कम होंगे। तो इसका आवश्यकता ये होती है कि ये रिजल्ट्स हमें बताने में हेल्प करता है कि अगर फुल मैच है
उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो मान लीजिए अगर फुल मैच ना हो पाए तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? अगर एक सबसे जो अच्छा मैच होता है वो पेशेंट के अपने भाई या बहन होते हैं, और एक भाई या बहन के साथ मैच होने का चांस तकरीबन 25% होता है, परंतु हर केस में वो भाई और बहन मैच नहीं मिलते। तो इस केस में या तो हम लोग जो रजिस्ट्री डोनर बोलते हैं उसको, उनसे हम लोगों को HLA भिजवा के और एक रजिस्ट्रीज में सर्च करना पड़ता है डोनर का, क्योंकि वैसे तो चांस कम होता है कि किसी भी रैंडम 2 लोगों का मैच करेगा, बट अगर यही बहुत बड़ा डाटाबेस होता है तो उसमें कुछ चांस मिल जाते हैं कि एक हमें मैच मिल जाएगा। या तो हम लोग रजिस्ट्री डोनर से डोनर सर्च करते हैं, या फिर फैमिली में से हम लोग सर्च करते हैं डोनर। हमें पेरेंट्स का मैच करना पड़ता है। हम लोग इनफैक्ट कई बार अंकल, मौसा, मौसी या दादा दादी का भी मैच करते हैं। रेयरली कुछ केसेस में उनके साथ मैचिंग हो जाती है, तो फिर हम लोग बोर्ड ट्रांसप्लांट के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके स्टेम सेल्स को। या लास्टली अगर डोनर भी नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्री में भी नहीं मिल रहा, फैमिली में भी नहीं मिल रहा, इन दैट केस हम लोग हाफ मैच डोनर यूज़ करते हैं। हाफ मैच में आमतौर पे फैमिली में डोनर्स मिल जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स दोनों हाफ मैच होते हैं, भाई बहन के भी हाफ मैच मिलने के चांस काफ़ी होते हैं। तो ये हम लोग बट प्रेफर हम लोग फुल मैच ही करते हैं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि जो फुल मैच होता है वो बॉडी एक्सेप्ट अच्छा करती है। मतलब फुल मैच में थोड़ा सा ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, पोस्ट ट्रीटमेंट रिकवरी थोड़ी शायद आसान हो जाती होगी रात बजाय हाफ मैच के। हाँ जी बिल्कुल। इसमें ट्रांसप्लांट के बाद बेसिकली 3-4 कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है वो होता है रिजेक्शन। मतलब जो सेल्स हमने दिए वो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो पेशेंट के अपने सेल्स तो है नहीं, अपने तो टिश्यू नहीं है, वो हमने किसी से लेके दिए हैं। तो रिजेक्शन सबसे बड़ा इसमें वो होता है, एक कॉम्प्लिकेशन होती है। और रिजेक्शन के चांस हाफ मैच ट्रांसप्लांट में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फुल मैच ट्रांसप्लांट। और जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि GVHD होता है कि हम किसी के सेल्स दे रहे हैं तो शरीर के अपने उसमें पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होने के चांस होते हैं, जैसे कि जॉन्डिस, जैसे कि लूज मोशन, जैसे कि स्किन रैश। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांस कम होते हैं अगर पेशेंट को फुल मैच ट्रांसप्लांट किया जाता है। थर्ड जो होता है कि इन्फेक्शंस के चांस कम होते हैं। इन्फेक्शन के चांस उसके काफ़ी कारण हैं कि हैप्लो मैच से कम चांस इन्फेक्शन के फुल मैच में होते हैं। तो सारी कॉम्प्लिकेशंस मोटा मोटा इसमें कम होती हैं फुल मैच में एज़ कम्पेयर टू हाफ मैच। परंतु फिर भी हमें कुछ केसेस में हाफ मैच ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। कई बार ल्यूकीमिया के पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पीड़ित पेशेंट होते हैं, जो बिना ट्रांसप्लांट के उनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, हमें मैच नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में हमें हाफ मैच ट्रांसप्लांट ऑफर करना पड़ता है। आजकल नई नई तकनीक से उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये एक अच्छा विकल्प बन पाएगा उन पेशेंट्स के लिए जिनके पास फुल मैच नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया। और व्यूअर्स, मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो बात डॉक्टर साहब ने बताई ये आपके जहन में BMT को लेकर या HLA को लेकर किसी भी तरह के सवाल होंगे तो उनका जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिल गया होगा। और अब आपसे हम विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।